आप सभी साथियों को नमस्कार, सुप्रभात। आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे और सुबह सवेरे जग गए होंगे। सामान्यतः हमारे साथी जो हैं रात को देर रात तक पढ़ते हैं, तो और सुबह का समय जो है अपने योगा प्राणायाम, अपने जीवन के जो अ, शुभ अवसर मिले हैं उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं और फिर उसके बाद अपने कर्म भूमि की ओर चले जाते हैं। इसलिए सुबह थोड़ा कम समय मिलता है, लेकिन जो भी समय मिला है, जो जितने भी साथी जुड़े हैं उन सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आपको चाय के साथ साथ मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूंगा। आप अपना अपना चाय अपने साथ रखिए और अपना अपना आत्मविश्वास अपने पास रखिए। और आज के सेशन में हम लोग बिजनेस फिगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। ये बिजनेस फिगर 30 सितंबर 2025 का है और सेंट्रल बैंक में क्या क्या स्ट्रेंथ है या क्या चैलेंजेस हैं, एक शॉर्ट एनालिसिस जैसा करेंगे। और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं बैंक के प्रमोशन एग्जाम में बिजनेस फिगर से जुड़ा हुआ, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो कोई साथी बता देंगे। नितिन जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? यस सर, यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। कैसे हैं नितिन जी? बस सर, बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो हमारे साथी जो जुड़े हुए हैं उनका नाम है नितिन और इनके एग्ज़ाम के बचे हुए हैं कुछ ही दिन, है ना? तो ये भी पढ़ रहे हैं एक एक जानकारी गिन गिन। तो ऐसे साथी हमारे साथ जिनकी आवाज़ अभी सुन रहे थे उनका नाम है प्यारा नितिन। कैसे नितिन, ठीक हो? अभी ठीक है? सही बात हाँ है। सर। हाँ सर। बहुत बढ़िया। तो जीवन अद्भुत है। सफलता दिन प्रतिदिन आपके द्वारा दोहराए जाने वाले आदत, छोटे छोटे प्रयास का योग है। आज का दिन एक नया अवसर है, हर दिन एक नया अवसर होता है और इस दिन को बेहतर बनाने के लिए हमारे साथी लक्ष्य की ओर लगातार छोटे छोटे कदम बढ़ाते हैं, सीखते जाते हैं। और जब आप किसी क्षेत्र में सफल हो जाते हैं या उसकी तरफ आप आकर्षित होकर आत्मविश्वास के साथ बढ़ते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, तो सफलता आपको एक दिन जरूर मिली जाती है। यही आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए, विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। और हर दिन जो है लिखने, पढ़ने, समझने, दोहराने और अभ्यास करने का कार्य करते रहना चाहिए। जीवन बड़ा अनमोल है। आइए इस अच्छे भाव के साथ, एक सुविचार के साथ हम लोग शुरू करते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो पहला स्वदेशी बैंक है, जिसका आप जो है जानते भी हैं, स्वदेशी बैंक जो हमारे देश में स्थापित किया गया। तो 1911 में स्थापित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सबसे पहला वाणिज्यिक बैंक, जिसका पूर्ण स्वामित्व जो है या उसका जो मैनेजमेंट है पूरा भारतीयों के हाथ में। तथा बैंक के जो संस्थापक हैं सर सोराबजी पोचखानवाला ने इस बैंक की स्थापना करने के लिए एक नया स्वप्न देखा और उस स्वदेशी स्वप्न को साकार किया। अगर सही अर्थों में देखेंगे तो स्वदेशी बैंक जो भारत में इन्होंने एक लिया है और एक संकल्पना लिया है, उसमें हमारे देश में सभी वर्गों के लिए बैंकिंग के जमा से लेके उनके लिए बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक बीज स्वदेशी का, और उन्होंने इस बैंक की स्थापना की। स्वदेशी बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पहले अध्यक्ष सर फिरोज शाह मेहता थे। और सर सोराबजी पोचखानवाला जी ये संस्थापक रहे। और बहुत सारी जानकारियां आप जानते हैं, हम लोग आगे जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। और इस बैंक की स्थापना से सोराबजी पोचखानवाला सभी देशवासियों को गौरवान्वित करना चाहते थे, खुद भी गौरव प्राप्त करना चाहे, उसके उद्देश्य से इन्होंने दिया। और उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्र की संपत्ति और देश की संपदा भी घोषित कर दिया। और आप जानते भी होंगे पहले जो अभी भारतीय रिजर्व बैंक है, वो देश का प्रतिनिधि बैंक बनने के लिए इनको ऑफर आया था, बट उसमें फॉरेन ट्रांजैक्शन और विदेशी ट्रांजैक्शन करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो उन्होंने ठुकरा दिया था। तो अगर पिछले 113 वर्षों के इतिहास में देखेंगे तो बहुत सारे उतार चढ़ाव और अनगिनत चुनौती आते, लेकिन बैंक ने सभी आशंकाओं को सफलतापूर्वक व्यावसायिक स्तर पर मेहनत करते हुए अवसर में बदला और बैंकिंग उद्योगों में अपने आप को समकक्ष रह के उत्कृष्ट रखा। और अभी अच्छे बैंक से हम महान बैंक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लोग देख लेते हैं, जैसा कि इस सेशन में हम लोग को बिजनेस फिगर पर ध्यान देना है। तो भारत के स्वदेशी बैंक के रूप में जो नए नए इनोवेशन उन्होंने किया है उसके बारे में यहाँ पर है कि सबसे पहले 1921 में समाज के सभी वर्गों के लिए घरेलू बचत योजना की शुरुआत की।
1924 में बैंकों के महिला ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के लिए एक विशेष महिला विभाग की स्थापना की गई। 1926 में सेफ डिपॉजिट लॉकर की सुविधा शुरू की गई। और जो ट्रेवलर चेक है उसकी भी शुरुआत की गई 1926 में। मतलब ऐसे इनिशिएटिव लिए गए जो पहले पहले लिए गए पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में। 1929 में जो इनके जो 1900 डिपॉजिट इंश्योरेंस बेनिफिट स्कीम्स जो है यहाँ पर लागू किया गया। और गुड मॉर्निंग। 1929 में एग्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी डिपार्टमेंट लिया गया। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं, कोई साथी कुछ बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग श्रीमंत जी, ध्यानपूर्वक सुनते चलिए, सीखते चलिए। मैं कह रहा हूँ, मैं अच्छे से बोल पा रहा हूँ, अब अच्छे से सुनते चलिए। तो 1932 में जो है डिपॉजिटर इंश्योरेंस सुविधा शुरू किया गया। और फिर उसके बाद 1962 में आवर्ती जमा योजना। इस तरह से बहुत सारे चीज़ें इन्होंने इनोवेशन किया। और उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ जुलाई 1969 में। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण होने के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत सारे इनोवेटिव कार्य जो है जारी रखा। जैसे कि 1976 में मर्चेंट बैंकिंग, 1980 में बैंक ने क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की सबसे पहले, 1986 में प्लेटिनम जुबली मनी बैंक जमा का योजना शुरू किया गया, और 1989 में रेसिडेंशियल जो सेंट होम बैंक फाइनेंस का शुभारंभ किया गया, जो सब्सिडरीज है ना, सेंट्रल सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड का शुभारंभ किया गया। 1994 में जो आउट स्टेशन चेक हैं उनको शुरू करने के लिए एसएसबी या चेक वसूली का तत्काल सुविधा आरंभ की गई। तो इस तरह देखेंगे तो भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप तथा भारतीय रिजर्व बैंक के जो गाइडलाइन हैं उनके अनुरूप भारत में जो भी विकास के लिए कार्यक्रम चलाए गए उसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लगातार सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। और जो शिक्षित युवाओं में रोजगार को प्रोत्साहन करने के लिए बैंक ने कई रोजगार और स्वरोजगार योजनाएं भी आरंभ करी और उसमें अपना कंधे से कंधा मिलाया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को वास्तविक अर्थों में एक अखिल भारतीय बैंक कहा जा सकता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सभी 28 राज्यों में और 8 में से 7 केंद्र शासित प्रदेशों में इनकी शाखाओं का एक विशाल नेटवर्क है। देश के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक अगर हम इसको नंबर ऑफ ब्रांचेस में देखेंगे तो एक नेशन बिल्डिंग में भी बैंक का रोल रहा। और अगर पूरे ब्रांचेस के नेटवर्क देखेंगे तो ब्रांचेस 4,541, और एक्सटेंशन काउंटर जो है जिसको विस्तार पटल कहते हैं एक, सैटेलाइट शाखाएं 10, और इसके नेटवर्क के साथ कुछ वीसी नेटवर्क भी आ रहे हैं जो डिटेल आगे हम लोग सेशन में करेंगे। एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बड़ी भूमिका के साथ पूरे देश में एक छोर से दूसरे छोर में 28 स्टेट और जो है यूनियन टेरिटरी, जिसमें 8 में से 7 यूनियन टेरिटरी में भी इनकी विशाल नेटवर्क है। तो ऐसे सेंट्रल बैंक के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। मेजर कॉरपोरेट क्लाइंट जो हैं वो आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, यूटीआई, एलआईसी, एचडीएफसी, ये मेजर कॉरपोरेट हाउसेज अक्रॉस इंडिया हैं। और कस्टमर का जो कॉन्फिडेंस है वो इनके स्ट्रेंथ में झलकता है, और एक विश्वास और ट्रस्ट का जो सर्विस है वो विस्तारित करते हुए बैंक आगे बढ़ रहा है। 113 वर्षों से भी ज़्यादा का एक जो है यहाँ पर सेवा जो है, लीगेसी ऑफ एक्सीलेंस जिसको बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस और ट्रांसफॉर्मेशन है। और आर्थिक विकास की धारा में 113 वर्षों से भी ज़्यादा का साथ, एक अटूट विश्वास, एक पौधा जो बट वृक्ष की ओर बढ़ चला है और उसकी शाखाएं देश के उन्नति के लिए जो है जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी भूमिका है, लिगेसी ऑफ एक्सलेंस करते जा रहा है। और हर सभी चैलेंजेस को, उतार चढ़ाव को पार करते हुए नए जो किस तरह से ग्राहकों का बैंकिंग जीवन सरल हो उसमें कंधे से कंधा मिलाकर भारत के आर्थिक विकास के एक स्तंभ की भांति अपने सेवाओं को जारी रखा है। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो खास बात है वो कि स्वदेशी बैंक है, लोगों का खुद का बैंक है। और इन्होंने इसको प्रॉपर्टी ऑफ द नेशन एंड कंट्री एसेट्स, सराब जी पोष खानावाला जी इसको कह कर गए हैं, घोषित कर दिया गया था, ये आप जानते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ओर अगर नज़र डालें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर श्री कल्याण कुमार जी आप जानते होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं श्री कल्याण कुमार जी।
और उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो बैंक में हैं वो श्री मलाडी वेंकट मुरली कृष्णा जी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। श्री महेंद्र दोहरे जी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विवेक वाही साहब रिसेंटली रिटायर हुए हैं, तो हो सकता है उसको भी सवाल पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिए। श्री विवेक वाही साहब जो हैं अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं। तो अभी दो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एक सीईओ एमडी हैं। श्री कल्याण कुमार जी एमडी एंड सीईओ हैं। श्री मलाडी वेंकट मुरली कृष्णा जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। श्री महेंद्र दोहरे जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। श्री जो पुंज पुरुषार्थ जी हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉमिनी डायरेक्टर हैं। दो नॉमिनी डायरेक्टर को आपको याद रखना है। एक आरबीआई का नॉमिनी डायरेक्टर को याद रखिए, और आरआरबी के केस में जो नॉमिनी डायरेक्टर नाबार्ड के। तो आरबीआई के जो डायरेक्टर हैं यहाँ पर जो नॉमिनेट किए गए हैं उनको आप याद रख लीजिए। श्री मनोरंजन दास जी हैं, आरबीआई के नॉमिनी डायरेक्टर हैं। और जो नए एमडी एंड सीईओ हैं उनको भी याद रख लीजिए, और जो रिटायर हुए हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विवेक भाई भी याद रख लीजिए। बाकी आप याद नहीं रखेंगे, पार्ट टाइम डायरेक्टर तो भी चलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर हैं बी पुरुषार्थ जी हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और आरबीआई के जो नॉमिनी डायरेक्टर हैं मनोरंजन दास जी, इनको याद रख लीजिए। फिर बाकी पार्ट टाइम डायरेक्टर को आप याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। चलिए, तो फाइनेंशियल रिजल्ट एनालिसिस पे चलते हैं। ये जो फाइनेंशियल रिजल्ट है क्वार्टरली या हाफ ईयरली एंडेड 30 सितंबर 2025 पर ये डिक्लेयर किया गया, तो इस पर हम लोग जानेंगे और क्या क्या चीज़ें जानना है हमको ये याद रखना है। सबसे पहले तो ये जो वैल्यू स्टेटमेंट है या जो मिशन स्टेटमेंट है, इसको आप लोग देख लीजिए। आपने देखा भी होगा जितने भी टाउन हॉल मीटिंग होते थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आते हैं या अभी भी आते हैं तो पहला पूछते हैं कि सेंट्रल का सी क्या होता है, ई क्या होता है, क्योंकि ये आपका वैल्यू स्टेटमेंट है और बैंक ने इसको जो है एक एथिकल तरीके से सभी को जानने के लिए कहा है, और इसके हिसाब से सदविचार करने के लिए भी जो है वहाँ से प्रेरित किया जाता है। तो सेंट्रल का सी मतलब कंसिस्टेंसी, ई मतलब एथिकल स्टैंडर्ड, एन का मतलब है नर्चरिंग पोटेंशियल, टी का मतलब है ट्रांसपेरेंसी, आर का मतलब है रिस्पॉन्सिवनेस, ए का मतलब है अकाउंटेबिलिटी, एल का मतलब है लॉयल्टी। तो इस मिशन स्टेटमेंट को आपको याद करना होगा, और अगर वहाँ ऑब्जेक्टिव के तौर पर आएगा तो आप लोग अच्छे से इसको बना भी लोगे, क्योंकि इसको एक बार पढ़े होंगे, कई बार पढ़े होंगे, तो याद नहीं भी रखेंगे तो वहाँ पर आपको जब एग्जामिनेशन में आएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तो आप बना ही लोगे। जैसे एन का फुल फॉर्म बोलेगा तो आप जहाँ नर्चरिंग होगा आप कर ही लोगे, है ना, नर्चरिंग पोटेंशियल करके आप टिक कर दोगे। टी का मतलब ट्रांसपेरेंसी, आर का मतलब रिस्पॉन्सिवनेस, ए का मतलब अकाउंटेबिलिटी, एल का मतलब होगा लॉयल्टी, सी का मतलब होगा कंसिस्टेंसी, और ई का मतलब होगा एथिकल स्टैंडर्ड। तो ये आपको याद रखना है, एक बार लिख लीजिएगा। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो जैसा कि मैं अभी बता रहा था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 113 वर्षों से भी ज़्यादा का एक मजबूत ब्रांड इमेज लेकर भारत में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार कर रहा है, जिसकी रूरल और सेमी अर्बन में जो प्रेजेंस है 75% से ज़्यादा है टोटल ब्रांचेस में से। तो एक स्वदेशी बैंक संकल्पना के तहत ये बैंक बनाया गया था, इसलिए ज़्यादातर शाखाएं इनकी रूरल और सेमी अर्बन थी। ऐसे लोगों तक बैंकिंग पहुंचाना था जहां पर बैंकिंग सेवाओं से लोग वंचित थे। इसका बेस्ट जो पार्ट है वो कासा बेस्ड है @46.83%। मिशन स्टेटमेंट या बैलेंस शीट में जो स्ट्रेंथ लिखे गए हैं वो आईबीपीएस के पास जाता है, इसीलिए इन इन चीज़ों को हमें देखना है जो यहाँ पर स्क्रीन पर लिखी गई है, या जो प्रेजेंटेशन एनालिस्ट में बैंक ने प्रोवाइड किया है, ये कॉपी जो है आईबीपीएस के पास चला जाता है। तो आपने क्या करना है, इन चीज़ों को, जिन चीज़ों को बैलेंस शीट वाले जो कलरफुल जो प्रेजेंटेशन गया है उसमें से जो बुलेट पॉइंट है उनको पढ़ के जाइए, क्योंकि आईबीपीएस का जो पिछला अनुभव है वैसे देखा गया है। तो यहाँ पर जैसे एक मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, एक्टिव कस्टमर बेस 8.12 करोड़ है। तो हो सकता है ये सेंट्रल बैंक का एक्टिव कस्टमर बेस कितना है पूछा जा सकता है। अभी पिछले साल त्रिपुरा में ये पूछा गया था, क्योंकि पहला ही ऐसा बोल्ड में वहाँ पर उन्होंने ऐसा एक कस्टमर बेस रखा था। तो कासा बेस है 46.83% टोटल डिपॉजिट का। पैन इंडिया प्रेजेंस जो अभी है 21,492 कस्टमर टच है, जिसमें कि ब्रांचेस भी हैं 4,541 ब्रांचेस भी हैं,
फिर आपके एटीएम्स भी टच पॉइंट होता है, जो कस्टमर सर्विस पॉइंट होते हैं, बीसी होते हैं, ये सारे टच पॉइंट्स होते हैं पूरे इंडिया में। तो 21,492 हैं। और स्टाफ स्ट्रेंथ देख लीजिए, 34,312, और यहाँ पर 12 लोग हमारे यहाँ पर हैं, और 34,300 जो हैं अपने अपने जो है जगह में काम कर रहे होंगे और बढ़िया तरीके से अपने उत्साह ले रहे होंगे। तो 8 करोड़ 12 लाख जो है एक्टिव कस्टमर, इनमें से इन चार चीज़ों को आप याद रख लीजिए। 113 साल से ज़्यादा सेंट्रल बैंक का सर्विसेज, 65% रूरल सेमी अर्बन ब्रांचेस हैं, 46.83 का कासा बेस है। कासा मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, और जिसका करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का परसेंटेज ज़्यादा होता है, तो इसका ये मतलब ये प्रतीक होता है कि वहाँ की ग्राहक सेवा अच्छी है, तभी तो लोग वहाँ पर करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में आते हैं, क्योंकि ये ऐसे अकाउंट है जहाँ पर कस्टमर को बार बार आना पड़ता है। तो अगर कस्टमर जुड़ा हुआ है तो इसका परसेंटेज ज़्यादा है, मतलब वहाँ पर एक ट्रस्ट लेवल अच्छा बना हुआ है। पूरे पैन इंडिया प्रेजेंस 21,492, और डेडिकेटेड स्टाफ जो है 34,312 है, और कस्टमर बेस 8 करोड़ 12 लाख। परफॉर्मेंस में जो मेन मेन परफॉर्मेंस हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो टोटल बिजनेस याद रखना पड़ेगा। टोटल बिजनेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 7,37,938 करोड़, 7,37,938 करोड़। तो इसको 7,40,000 याद रख लीजिए कि 7,40,000 करोड़ जो है हमारा बिजनेस है। राउंड फिगर में याद रहेगा, और वहाँ पर एग्जैक्ट आएगा। तीन चार चीज़ें तरीके से आता है, या तो रेंज में आता है, या एग्जैक्ट आता है, या तो राउंड फिगर में आता है। तो आपको याद रखना है 7,37,938 करोड़ का टोटल बिजनेस। और टोटल बिजनेस का मतलब होता है टोटल डिपॉजिट और टोटल एडवांसेस को जोड़ते हैं तो टोटल बिजनेस। और याद रखने के लिए 7,40,000 करोड़ याद रख लीजिए, और डिपॉजिट को याद रख लीजिए 4,40,000 करोड़, और एडवांसेस को याद रख लीजिए 3 लाख करोड़। तो ये बहुत आसानी हो जाएगी, है ना प्रियंका जी। एडवांसेस को कैसे याद रखेंगे? 3 लाख करोड़ एडवांसेस, और डिपॉजिट जो है 4,40,000 करोड़, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 7,40,000 करोड़। एग्जैक्ट अगर देखेंगे तो 4,44,000 करोड़ जो है आपका डिपॉजिट होगा, और 2,93,000 करोड़ जो है एडवांसेस होगा। और कासा उसमें जो 46.83% है वो कासा का है। कासा का ज़्यादातर जो एग्जामिनेशन में देखा गया है वो वॉल्यूम नहीं पूछता है, परसेंटेज पूछता है। तो टोटल बिजनेस 7,37,938, और टोटल डिपॉजिट 4,44,450। टोटल एडवांसेस, ग्रॉस एडवांसेस जो है 2,93,488। अगर याद रखने के परिप्रेक्ष्य से देखेंगे तो ग्रॉस डिपॉजिट जो होगा, टोटल डिपॉजिट जो होगा 4,40,000 करोड़, और ग्रॉस एडवांसेस है 3 लाख करोड़। टोटल बिजनेस जो है 7,40,000। ऐसे याद रखने के उद्देश्य से आप कर सकते हैं। अब बाकी रैम, टोटल इनकम, ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं। एक याद रख लीजिए, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ये क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट है, तो 1,213 करोड़ है, 1,213 करोड़ का प्रॉफिट है। ग्रॉस एनपीए 3.01% याद रखने की ज़रूरत है, ग्रॉस एनपीए। और नेट एनपीए है 0.48%, इसको याद रखने की ज़रूरत है। और रेट ऑफ आरओए जो होता है वो आपका, और आरओई जो होता है, ये याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। तो ये ग्रॉस एनपीए 3.01%, नेट एनपीए 0.48%, और नेट प्रॉफिट क्वार्टर जो है याद रख लीजिए। आगे और चीज़ों को हम रिपीट करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए यहाँ पर देखिए, नेट प्रॉफिट क्वार्टर टू क्वार्टर 1,213 है। सीडी रेशियो याद करना जरूरी है। सीडी रेशियो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है कि आपका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो आगे आएगा। तो सीडी रेशियो नहीं भी आएगा तो आप निकाल लीजिएगा। जो क्रेडिट है ग्रॉस एडवांसेस डिवाइडेड बाय आपका टोटल डिपॉजिट, तो सीडी रेशियो निकल जाएगा। तो यहाँ पर 3 और 4 है, तो आप उसके आधार पर निकाल लीजिएगा सीडी रेशियो। अच्छा सीडी रेशियो हमारा। तो यहाँ पर देखिए नेट प्रॉफिट, यहाँ पर देखेंगे तो नेट प्रॉफिट सितंबर 2025 में क्वार्टर का 1,213 करोड़ है, 1,213 करोड़। और इसी को ही याद रख लीजिए नेट प्रॉफिट में। और ये परसेंटेज में जो है आपको कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट अगर
देखेंगे कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, याद रख लीजिए कि जो डिपॉजिट हमारे पास है उसका कॉस्ट क्या है, 4.67%। तो जो डिपॉजिट है उस पर खर्चा है 4.67%। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी याद रख लीजिए, सितंबर में नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है ये सितंबर 2025 का याद रखना पड़ेगा आपको। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट सितंबर 2025 का 4.88% है, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है सितंबर का आपका 2.89% है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो हम लोग इंटरेस्ट एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट अर्न में जो नेट देखते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो होगा 2.89%। ये एक ऐसा अंतर है जहाँ पर हम ब्याज देते हैं और ब्याज लेते हैं, तो उनके बीच का डिफरेंस जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है। और यहाँ पर क्रेडिट कॉस्ट वगैरह इस स्क्रीन में से कोई सा और इम्पोर्टेंट, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इस स्क्रीन में, कोई इसको स्किप कर देते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में जहाँ पर इम्पोर्टेंट होगा वो देखेंगे। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में जैसे कि मैंने कहा कि ग्रॉस एनपीए आपको जरूर देखना है, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए। तो ग्रॉस एनपीए 3.01% है और नेट एनपीए 0.48% है। दोनों चीज़ें देख लीजिए, बाकी इसका डिटेल देखने की ज़रूरत नहीं है। प्रोविजन में जैसे यहाँ पर है, प्रोविजन में ओवरऑल प्रोविजन हम लोग देखेंगे। टोटल प्रोविजन जो है सितंबर 2025 में आप यहाँ पर जो है टोटल प्रोविजन 1135 करोड़ का प्रोविजन है। टोटल प्रोविजन, इसको बस याद रख लीजिए, ये जो टोटल प्रोविजन है इसमें स्टैंडर्ड एसेट में कितना प्रोविजन किया है, डेप्रिसिएशंस, प्रोविजनिंग, इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग यहाँ पर ये दिया है एसआर, और इनकम टैक्स अदर्स, ये इसमें प्रोविजन किया है। आपको सितंबर का अगर प्रोविजन देखना है तो 1252, ये जून का प्रोविजन था 1135, और 1252 जो है ये सितंबर 24 का है, और सितंबर 25 में 573 करोड़ का प्रोविज़न है। प्रोविज़न इसलिए पूछा जाता है क्योंकि आरबीआई इसको जो है ऑडिट भी करता है कि बैंक ने सही प्रोविज़न किया है कि नहीं, क्योंकि ये आपके बैलेंस शीट के डिस्क्लोजर या बैलेंस शीट में आपके कंप्लायंस को पूरा करता है कि आपका जो इस क्वार्टर का खर्चा जो है आप इसको प्रोविज़न करते हैं, आपके पास जो है प्रोविज़न है कि नहीं, कहीं आप अपने इनकम को सही तरीके से उसको खर्चे में जो खर्चा इसमें था अभी उसके लिए प्रोविज़न रखे होगे नहीं, इसको दिखाते हैं। इससे हमारे कैपिटल एफिशिएंसी और सॉल्वेंसी जो है फर्क पड़ता है प्रोविज़न में। स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अगर इसमें देखेंगे तो सिर्फ सिर्फ नेट प्रॉफिट वाले कॉलम को आपको देखिएगा। और जैसा कि प्रोविज़न में सितंबर का प्रोविज़न तो 573 करोड़ है 2025 का, और नेट प्रॉफिट जो है 1213 करोड़ है। इतना याद रख लीजिए, बाकी डिटेल में याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि टोटल एक्सपेंडिचर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये सब चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेट प्रॉफिट याद रख लीजिए, 1213 करोड़ का क्वार्टर का प्रॉफिट है, क्योंकि अभी प्रेस विज्ञप्ति जारी हुआ है अक्टूबर में, 17 अक्टूबर को। तो ये जो है आपको पक्का इस प्रेस विज्ञप्ति से जुड़ी हुई चीज़ों को पूछेंगे, उसमें जो जो चीज़ें अच्छी हैं। तो यहाँ पर नेट इंटरेस्ट जो मार्जिन वाला जो था 2.89% याद रख लीजिए, प्रोविज़न 573 करोड़ का याद रख लीजिए, और फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट क्वार्टर का 1213 करोड़ याद रख लीजिए। बाकी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एसेट क्वालिटी और कैपिटल एडुकेसी रेशियो इम्पॉर्टेंट है। सीआरएआर बैंक का कितना है वो याद रखना पड़ता है, फिर एसेट क्वालिटी आपको याद रखना पड़ता है। अगर सितंबर 2025 का एसेट क्वालिटी में याद रखने वाली बात होगी तो आपको याद रखना होगा कि इनका ग्रॉस एनपीए 3.01% है, नेट एनपीए 0.48% है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। अगर किसी बैंक का ग्रॉस एनपीए जो है 6% से ज़्यादा, अगर 6% तक चला गया या 3% से ऊपर चला गया तो खतरे की घंटी होती है। 3% से ऊपर चला गया नेट एनपीए तो, और 6 के पार चला गया तो फिर बांध टूट गया समझ लीजिए, है ना। और ग्रॉस एनपीए जो है 6 से ऊपर चला गया तो फिर वो खतरनाक हो जाता है, और 10% तक चला गया तो फिर बांध टूट जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों बहुत अच्छा है। बैंक का ग्रॉस एनपीए परसेंटेज 3.01% है, और नेट एनपीए परसेंटेज 0.48% है। मतलब बैंक के पास प्रोविजन कवरेज रेशियो भी अच्छा होगा। आगे किसी स्लाइड में प्रोविजन कवरेज रेशियो दिखेगा तो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। सामान्यतः आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रोविजन कवरेज रेशियो कम से कम 70% होना चाहिए। हमारे बैंक का उससे भी ज़्यादा है। अब मूवमेंट ऑफ एनपीए को देखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बस आप परसेंटेज याद रख लीजिए। इसमें ग्रॉस अगर जो वॉल्यूम्स है वो भी नहीं देखेंगे तो भी चलेगा।
तो हम लोग ग्रॉस एनपीए में देख लिए कि सितंबर 2025 में जो ग्रॉस एनपीए था 3.01%, और नेट एनपीए जो है 0.48%। अगर इसी को मार्च में देखते तो मार्च में ग्रॉस एनपीए 3.18% रहा और नेट एनपीए 0.55% रहा। मतलब अभी सुधार हुआ है इस मार्च से लेके इस 6 महीने में जो हमने काम किया उसमें काफ़ी सुधार है। ग्रॉस एनपीए रिड्यूस हुआ है 3.01% और नेट एनपीए भी सुधार हुआ है 0.48%। तो आपकी मेहनत जो है आपको स्ट्रेंथ के रूप में यहाँ पर दिख भी रहा होगा। तो इसके बहुत सारे रीजन है, रिकवरी भी किया होगा, नए अच्छे लोन भी डिसबर्स कर दिया होगा, बहुत सारे हैं, उसके हमको नहीं देखना है, लेकिन ये परिणाम को ही आपको देखना है। एनपीए मूवमेंट याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। प्रोविजन कवरेज रेशियो जो हमें मैं कर रहा था, प्रोविजन कवरेज रेशियो जैसे कि ग्रॉस एनपीए 3.01% है, नेट एनपीए 0.48% है, तो हमारा प्रोविजन कवरेज रेशियो देख लीजिए 96.88% है। वाह, क्या बढ़िया है ना श्रीमंत जी। कितना है प्रोविजन कवरेज रेशियो? 96.88। मतलब क्या हुआ कि अगर आपका 100 रुपये डूब भी गया तो हमारे पास 96 रुपये रखा हुआ है, 96.88% रखा हुआ है, हमने प्रोविजन करके रखा है। तो यस। ये प्रोविजन कवरेज रेशियो है जो आपके एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल, स्ट्रेंथ सिग्नल को दिखाता है। 96.88% बैंक का प्रोविजन कवरेज रेशियो है जो आपको याद रखना है। प्रोविजन कवरेज रेशियो मिनिमम 70% होना चाहिए, बैंक का 96.88% है। ठीक है। अगर नेट एनपीए जीरो हो जाता ना तो ये 100% हो जाता प्रोविजन, है ना। यहाँ पर जैसे ग्रॉस एनपीए 3.01% है, नेट एनपीए 0.48% है, तो वो अगर ये 100% प्रोविजन होता तो वो भी जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर स्लिपेज रेशियो पे भी अभी जो है बैंक जो है ध्यान दे रही है। तो स्लिपेज रेशियो आपका सितंबर 2025 में देखिए कितना है, 0.30%। तो सितंबर 2025 में 0.30% है, तो बस उतना याद रख लीजिए, बैंक का स्लिपेज रेशियो जो है 0.30% है। और बाकी चीज़ें यहाँ पर नहीं देखेंगे तो चलेगा, प्रोविजन कवरेज रेशियो देख लीजिएगा, ये वाला जरूर देख लीजिएगा, कैपिटल एडवोकेसी रेशियो, कैपिटल रिस्क टू एसेट रेशियो, जो रिस्क कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो बोलते हैं। जब भी हम बैंक को क्या बोल रहे हैं, ड्यू टू दिस रीजन वी हैव कम आउट फ्रॉम पीसीए। पीसीए तो आपकी मेहनत से है, वो अलग टॉपिक है ना। बहुत पहले लगातार कितने चैलेंजेस के बाद आप आए हैं। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल एडवोकेसी रेशियो, कैपिटल एडवोकेसी रेशियो जो है हमारे बैंक का 17.34% है। और लगातार स्क्रीन पर आप देख लीजिए सितंबर 24 से लेके सितंबर 25 तक कैपिटल एडवोकेसी रेशियो में बढ़ोतरी हुई है। और मार्च में कैपिटल एडुकेसी रेशियो 17.02% था, जो बढ़कर सितंबर में कैपिटल एडुकेसी रेशियो जो है 17.34% है। जितने भी एसेट्स होते हैं उनमें रिस्क होता है, और वो रिस्क जो है आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार बेसेल गाइडलाइन में दिए गए हैं। और बेसेल जो कहते हैं कि बैंकों को अपने रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कैपिटल रखना होगा, उसके लिए उन्होंने 3 पिलर दिए हुए हैं। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट दिया है, कैपिटल आपको रखना है, और फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि सुपरवाइजरी रिव्यू होगा और बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर होगा। तो ये कैपिटल जो है उन्होंने कहा है कि कम से कम 9% होना चाहिए। और कैपिटल कंजर्वेटिव बफर मतलब अच्छे समय में बैंक 2.5% एक्स्ट्रा जो है अपने पास जमा रखे, तो ये दोनों मिला के 11.5 होना चाहिए। लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ 17.34% है, जो अच्छा माना जाएगा। जो अच्छा चीज़ है वो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। उनकी अपेक्षा रहेगी कि बैंक की अच्छाई के बारे में उनके स्टाफ जो है जानते हैं कि नहीं, क्योंकि जब कोई अच्छी चीज़ के बारे में हम जानते हैं तो हम आत्मगौरव से बढ़ते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, और अच्छा बेहतर करने के लिए हम प्रेरणा शक्ति लेते हैं। न्यूरो सिस्टम हमारे दिमाग का ऐसा बना रहता है। जैसे किसी हमारे छोटे बच्चे को हम अच्छा अच्छा बोलते रहते हैं तो और अच्छा करने लगता है, मम्मी अच्छा बोलती है ना, तो फिर वो अच्छा करने लग जाता है। ठीक उसी तरह से ये भी रहता है कि इनकी अपेक्षा रहती है मैनेजमेंट की, आईबीपीएस की, कि जो अच्छा है उसको हमारे एम्प्लॉय जानने हों, अधिकारी जानते हों। तो यहाँ अच्छा क्या है, कैपिटल एडुकेसी रेशियो है, CRAR जिसको बोलते हैं, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। जितने भी सर एसेट हैं उनमें रिस्क होता है। यस राम लगन जी।
सर इसको सर याद करने का एक तरीका देखिए सर, जो है कैसा फिगर मैच किया है। जस्ट 17.02 मार्च का है ना सर। इसको जस्ट 17 मल्टीप्लाई बाई टू सेवन, तो 17.34 जो है वो सितंबर का हो गया। बहुत बढ़िया जी, है ना, ये तो अच्छा है। मतलब अलग अलग सेंस से बहुत इजी करने के हिसाब से आपको रास्ते नज़र आते हैं, जैसे कि हमारे राम लगन जी ने थोड़ा आइडिया बताया। तो चूंकि इतने बार मैं 17 बोल दिया हूँ तो आप लोग उसको टिक लगा ही देंगे। 17.34% कैपिटल एडुकेसी रेशियो है। बैंकों में दो पार्ट होते हैं, एसेट और लाइबिलिटी। एसेट वो पार्ट होता है जो बैंक का पैसा किसी और के पास से आने वाला है। लाइबिलिटी वो पैसा होता है बाहरी लोगों का पैसा बैंक के पास है जो बैंक को मांगने पर देना होता है। एसेट वो पार्ट होता है जो बाहरी लोगों को बैंक पैसा दिया रहता है और उनसे वसूलना रहता है। तो जब वो पैसा जो है वो बैलेंस शीट का बैंक के पास नहीं है, तो बैंक उसमें रिस्क रहता है कि वो बाहर से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसीलिए उस रिस्क को कैसे नापेंगे, इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बेसल गाइडलाइन के तहत रिस्क वेट बनाया है। जितने भी एसेट हैं उनका रिस्क वेट है। तो एसेट में क्या आता है, कैश इन हैंड आते हैं, जो आपके इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, फिर आपके लोन्स आते हैं। इन सब में उन्होंने क्या किया है, एक रिस्क वेट तय किया है। जैसे कि आप बेसेंट गाइडलाइन में देखे होंगे कि अगर केस इन हैंड है, बैंक के पास जीरो रिस्क है। अगर केस इन हैंड दूसरे बैंक के पास है तो 20% का रिस्क है। कैश इन हैंड अगर आरबीआई के पास है तो जीरो रिस्क है। और अगर कोई स्टाफ लोन देते हैं तो 20% का रिस्क है। अगर हाउसिंग लोन है तो, अगर स्टाफ लोन दिए हैं, अगर मॉर्गेज सिक्योरिटी नहीं है तो 75% का है। रिटेल में 75% है। पर्सनल लोन में 100% है। तो जो शेयर वगैरह में एक्सपोजर करते हैं 150% का रिस्क है। वेंचर कैपिटल वगैरह में तो ये रिस्क वेट है। तो सारा रिस्क वेट जोड़ के कैपिटल रखना होता है, और वो कैपिटल भारतीय रिजर्व बैंक बेसल गाइडलाइन में कहता है कि 11.50 होना चाहिए, 9% मैंडेटरी, 2.5% सीसीबीएफ, मतलब कैपिटल कंजर्वेटिव बफर के तौर पर। और बैंक का अभी अच्छा स्ट्रांग है 17.34%। बिजनेस परफॉर्मेंस, बिजनेस परफॉर्मेंस में हमको टोटल बिजनेस याद रखना है। टोटल बिजनेस बैंक का 7,37,938, जिसको मैं 7,40,000 कहता हूँ। तो बैंक का बिजनेस टोटल 7,40,000 है, डिपॉजिट 4,40,000 है, एडवांसेस 3,00,000 करोड़ है। तो याद रखने के उद्देश्य से, बाकी एग्जैक्टली तो आपको ध्यान रखना है वहाँ पर। साधारण तौर से अगर याद रखेंगे तो टोटल बिजनेस बैंक का 7,40,000 करोड़ है। टोटल डिपॉजिट 4,40,000 करोड़ है। टोटल एडवांसेस 3,00,000 करोड़ है। और एग्जैक्ट देखेंगे तो 7,37,938 जो है टोटल बिजनेस है। टोटल डिपॉजिट 4,44,450 है। और टोटल एडवांसेस 2,93,488 है। अब यहाँ पर एक चीज आपको और देखना है कि टोटल डिपॉजिट में जो ग्रोथ हुआ है ईयर टू ईयर वो कितना है। 13.40% का ग्रोथ हुआ है। टोटल बिजनेस में ईयर वाइज ईयर जो है 14.43% का ग्रोथ है। और टोटल एडवांसेस में जो ग्रोथ है 16.03% का ग्रोथ है। और टोटल डिपॉजिट में जो ग्रोथ परसेंटेज यहाँ निकाला गया है ये इंटर बैंक डिपॉजिट मिला के है। इसको अगर इंटर बैंक डिपॉजिट को घटा देंगे तो ये लगभग 6% के आसपास आता है। तो आपको टोटल जो बिजनेस का ग्रोथ है 14.43% है। टोटल एडवांसेस का ग्रोथ है 16.03% है। और आपके टोटल डिपॉजिट का ग्रोथ 13.40% है। तो टोटल बिजनेस का भी ग्रोथ पूछ लेता है, डिपॉजिट का भी ग्रोथ पूछ लेता है, एडवांसेस का ग्रोथ यहाँ पर 16.03% है। रैम रिटेल एग्रीकल्चर एमएसएमई का जो ग्रोथ है 15.23% है। सीडी रेशियो जो ये आपको याद रखने हैं, सीडी रेशियो है आपका सितंबर 2025 में 66.20%। ये कैसा स्थिति है सीडी रेशियो का, थोड़ा राम लगन जी बताइए, क्या एनालिसिस है, कितना होना चाहिए सीडी रेशियो सामान्य तक, है ना, क्या अपेक्षा रहती है सीडी रेशियो का। हम्म। हाँ शिवानी जी बताइए, सीडी रेशियो क्या, इस पर क्या आपके विचार हैं। सीडी रेशियो 66.20% है बैंक का। बहुत अच्छा माना जाएगा। सीडी रेशियो जो है 60% से अबव होना चाहिए। और 70% हो जाए तो भी अच्छा है। तो क्रेडिट में कम से कम 60% से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो जहाज है वो पानी के अंदर जाएगा तभी है। बैंक का काम क्या है,
पब्लिक से पैसा लेना और ज़रूरतमंद लोगों को वो पैसा भेजना। मतलब जहाँ पर सफिशिएंट पैसा है उसको बैंकिंग इंडस्ट्री में लाना है, और जहाँ पर डेफिशिएट पैसा है वहाँ तक पहुँचाना है, बैलेंसिंग करना है। तो यही बैंक का काम है। तो आपको CD रेशियो को 60% से ऊपर लेना चाहिए, और ऊपर ले सकते हैं उसमें तो अच्छी बात है, लेकिन आपकी क्रेडिट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अदरवाइज फिर आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट एसेट में है, तो वो पूंजी आपके पास पर्याप्त है कि नहीं वो देखा जाएगा। फिर आपका कंट्रोल और आपकी जो मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें भी देखी जाएंगी, क्योंकि उसके एक्सपेंसेस फिर बढ़ने लगते हैं। क्रेडिट को आप जब बढ़ाएंगे तो उसको वापस लेने में खर्चा जो है बढ़ते जाते हैं। तो आपको CD रेशियो याद रखना है, 66.20% है। और आपको कासा परसेंटेज याद रखना पड़ेगा, 46.83% है। टोटल बिजनेस याद रखना पड़ेगा 7,40,000 करोड़ का। टोटल डिपॉजिट याद रखना पड़ेगा 4,40,000 का। टोटल एडवांसेस याद रखना पड़ेगा 3 लाख करोड़ का। तो ये आप इतने याद रख लीजिए। CD रेशियो 66.20, और कासा परसेंटेज जो है 46.83%। और सर, डिपॉजिट ये इंटरबैंक डिपॉजिट क्या दूसरे बैंकों में है ऐसा? है, दूसरे बैंकों में है। इंटरबैंक डिपॉजिट। बढ़िया सवाल पूछा है रामलगन जी, थोड़ा जवाब दे दीजिए हमारे साथी को, हम चाय पी लेते हैं। प्रियंका जी जवाब दीजिए ना, आप कुछ बोलते क्यों नहीं, इतना अच्छा प्यारा सवाल पूछ रहे हैं। सर बोलिए बोलिए, पूछ रहे हो हमारे हमारे। हिसाब से सर इंटर बैंक डिपॉजिट तो अदर बैंक का डिपॉजिट जो बैंकों के पास होता है सर। बाकी सर आप सर बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर। हाँ प्रियंका जी बता दीजिए ना वो, आपका जो है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम्म जो यहाँ इंटर बैंक डिपॉजिट है, वो श्रीमंता जी, वो दूसरे बैंकों का डिपॉजिट हमारे पास है, वो डिपॉजिट है वो ना, वो किसी के पास है नहीं, हमारे पास है दूसरे बैंकों का डिपॉजिट। वो इंटर बैंक डिपॉजिट जो है एग्रीगेट डिपॉजिट में जुड़ा हुआ है। तो क्या है, टोटल डिपॉजिट में जुड़ा हुआ है, वो बात है। तो उस पर जो है दूसरे बैंक जो जैसे ग्रामीण बैंक का पैसा रहता है डिपॉजिट में, करंट अकाउंट में रहता है, तो वो डिपॉजिट आता है, वो इंटर बैंक डिपॉजिट कहता है, ठीक है। क्योंकि वो पैसा हमारे पास है, डिपॉजिट साइड का मतलब हमारे पास ऑलरेडी है, दूसरे बैंक के पास नहीं है। जब दूसरे जगह कहीं रखते हैं तो वो एसेट साइड चला जाता है। डिपॉजिट मिक्स की बात करें तो ये सारा चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको टोटल डिपॉजिट याद रखिए, टोटल डिपॉजिट है 4,44,450, या हम लोग साधारण भाषा में याद रख रहे हैं। टोटल डिपॉजिट है 4,40,000, टोटल एडवांसेस है 3 लाख करोड़, टोटल डिपॉजिट है 7,40,000 करोड़। इसमें आपको कासा परसेंटेज बस याद रखिए। कासा परसेंटेज है आपका 46.83%, कासा परसेंटेज है, मतलब 100% हमारे बैंक में डिपॉजिट है, तो 46.83% जो है वो सेविंग में है, करेंट अकाउंट में है। और ये इसमें जो है थोड़ा सा गिरावट भी आया है, देखिए सितंबर 24 में 48.93% था, अभी 46.83% है। तो आपको इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। कासा थोड़ा 50%, अभी पीयर टू पीयर कई लोगों का जो है ज़्यादा भी हो रहा है, 54-54% तक भी चला जा रहा है। जब RRB का हम बैलेंस शीट पढ़ते हैं तो वहाँ तो पता नहीं 70-70% तक जाता है। तो कासा परसेंटेज। लेकिन आजकल क्या है कि लोग बहुत जानकार हो गए हैं, वो अपने पैसे को आइडियल पैसा रखना नहीं चाहते, सेविंग अकाउंट में, काश करंट अकाउंट में पैसा नहीं रखते। वो चाहते हैं कि मेरा पैसा जहाँ भी है वो कमा के दो, इसलिए वो जो है जागरूकता, अवेयरनेस फैल गई है, इसलिए कासा जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। लोग जो हैं FD में, फिक्स डिपॉजिट में, म्यूचुअल फंड में, या कहीं भी इधर उधर लगा देते हैं ना, आजकल तो बहुत सारे आयाम हैं। क्रेडिट परफॉर्मेंस को देख लीजिए। क्रेडिट परफॉर्मेंस जैसे कि टोटल एडवांसेस मैंने बताया 3 लाख करोड़ है, या एग्जैक्ट देखेंगे तो 2,93,488 करोड़ है। तो उसमें रिटेल का जो आपका पूरा जो रैम है वो 72% है, और बाकी जो है अदर्स होंगे। तो 71.54% जो है आपका रैम है, रिटेल, एग्रीकल्चर और MSME। तो बस इतना याद रख लीजिए, बाकी एग्जैक्ट फिगर याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। कि जो हमारे टोटल ग्रॉस एडवांसेस है, वो ग्रॉस एडवांसेस है हमारा 3 लाख करोड़। और 3 लाख करोड़ में एग्जैक्ट देखेंगे तो 2,93,488, उसमें 71.54% जो है आपका रैम है, रिटेल, एग्रीकल्चर और MSME। रिटेल सेगमेंट में आप इसमें स्क्रीन पर दिया हुआ है, लेकिन ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है।
एक एजुकेशन लोन, होम लोन का थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, बाकी ऑटो लोन, पर्सनल लोन, अदर लोन देखने की ज़रूरत नहीं है। होम लोन का जो आपका ये टोटल अमाउंट दिया गया है वो देख लीजिएगा 30 सितंबर को। और एजुकेशन लोन का टोटल अमाउंट जो है करोड़ में दिया गया है। अगर नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, इसको पूछे जाने की संभावना कम है। अचीवमेंट अंडर मैंडेटेड टारगेट, ये जरूर जानना चाहिए, क्योंकि हमको कुछ टारगेट दिया जाता है, जैसे कि प्रियोरिटी सेक्टर का टारगेट है। प्रियोरिटी सेक्टर में टोटल प्रियोरिटी सेक्टर का टारगेट कितना होता है प्रियंका जी? टोटल प्रियोरिटी सेक्टर का टारगेट डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक 40 40% है। 40%। तो जहाँ 40% का टारगेट है, हमारे बैंक ने अचीव किया 56.05%, है ना? तो ये जानना जी। बहुत जरूरी है। और वीकर सेक्शन का टारगेट कितना है प्रियंका जी? वीकर में 12% सर। 12% है, लेकिन हमने वीकर में 17.83% जो है वीकर सेक्शन का अचीवमेंट है एनबीसी का। तो ये अच्छा अचीवमेंट है, इसको जानना है। ये वाला सीट जो है आप जरूर याद रख लीजिए कि 40% का टारगेट दिया था भारतीय रिजर्व बैंक ने 56.05% अचीव कर लिया, प्रियोरिटी सेक्टर में सरपास कर लिया। वीकर सेक्शन का टारगेट टारगेट जो है 12% दिया था, 17.83%। एग्रीकल्चर का टारगेट कितना देते हैं प्रियंका जी, एग्रीकल्चर का? 18% सर। और हमारे बैंक ने 22.11% का हम्म। टारगेट अचीव कर लिया, मतलब एक्चुअल अचीवमेंट किया है, तो सरपास कर लिया। हम्म। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए जो टारगेट होता है 10% का, वो 11.63% का अचीवमेंट है। और माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए जो टारगेट है 7.50%, उसको हमने दोगुना अचीव कर लिया, लगभग 15%, मतलब 14.82%। तो सवाल पूछे जाने की संभावना रहेगी माइक्रो के लिए कि माइक्रो इंटरप्राइजेस के आरबीआई के मैंडेटेड टारगेट के अगेंस्ट बैंक का अचीवमेंट क्या रहा। तो टारगेटेड जो आपका मैंडेटेड टारगेट है 7.50, बैंक ने अचीव किया 14.82%। तो ये स्क्रीन देख के अच्छा लग रहा है ना, सारे टारगेट हमने पूरा कर दिया। हम्म। और मतलब ये इसलिए ऐसा मतलब टारगेट पूरा किया जाता है, क्योंकि आप लोग सब ब्रांच हेड हैं, जाते होंगे रिव्यू मीटिंग में, कैसी स्थिति होगी जानते होंगे। तो वैसे भी बैंक का भी रिव्यू होता होगा कहीं ना कहीं, है ना, डीएफएस वगैरह में, आरबीआई में। तो इसलिए इन सब चीज़ों को मेंटेन करना होता है और इनको अचीव करना होता है। तो यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। 40% टारगेट टोटल प्रियोरिटी सेक्टर का होता है, 56% अचीव कर लिया। एग्रीकल्चर का टारगेट 18% है, तो 22.11% अचीव कर लिया। माइक्रो इंटरप्राइजेस का टारगेट 7.50 है, तो 14.82% का अचीव कर लिया। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का टारगेट 10% है, तो 11.63% अचीव कर लिया। वीकर सेक्शन का टारगेट दिया था 12%, तो अचीवमेंट रहा 17.83%। तो ये अच्छा एक अचीवमेंट यहाँ पर देख लिया आपने। इन्वेस्टमेंट के तौर पर, हालांकि इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी हम लोग पढ़ेंगे, और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप देख लीजिएगा सितंबर 2025 में जो इन्वेस्टमेंट कौन कौन से सेक्टर में हुए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी और शेयर्स, डिबेंचर्स, सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर्स, इन सब में इन्वेस्टमेंट किए गए हैं। और अगर देखेंगे तो आपका जो ये इन्वेस्टमेंट से भी कोई चीज़ पूछे जाने की संभावना इस स्क्रीन से तो नज़र नहीं आ रही है। एक ओवरऑल परसेंटेज पूछा जा सकता है इन्वेस्टमेंट का, तो ये टोटल जो है इन यहाँ पर कैलकुलेट करके भी नहीं दिया है, तो इसको याद नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा। डिजिटल जर्नी से सवाल पूछे जाने की संभावना ही होगी कि डिजिटल ट्रांजैक्शन का जो परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर याद रखना होगा। देख लीजिए कि सितंबर 2025 में यहाँ पर डिजिटल जर्नी में जो जो ट्रांजैक्शन है आपको क्या याद रखना पड़ेगा, 86.14% है। मतलब अगर 100 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो उसमें 86.14% ट्रांजैक्शन जो हैं वो डिजिटल मोड पे हो रहे हैं। और पहले ये सितंबर 24 में 82% था, और अभी 86.14% है। ये याद रहेगा प्रियंका जी? तो अभी जो है सितंबर यस में सर। 86.14% का जो ट्रांजेक्शन है वो डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहा है। या कस्टमर डिजिटल ट्रांजेक्शन कहाँ से कर रहा है? वो श्रीमंत जी के ऑफिस में आके नहीं कर रहा है, वो यूपीआई से कर रहा है, एमपीएस से कर रहा है, मोबाइल बैंकिंग से कर रहा है, इंटरनेट बैंकिंग से कर रहा है, डेबिट कार्ड, पॉइंट ऑफ सेल, आरटीजीएस, एनईएफटी, आधार, भीम, अदर, ये सारे से कर रहा है। तो इस स्क्रीन से केवल केवल आप याद रख लीजिए कि 86.14% का डिजिटल ट्रांजेक्शन है
कस्टमर टच पॉइंट से। कस्टमर टच पॉइंट हमारे कितने हैं? 21,492 कस्टमर टच पॉइंट हैं। इसमें ब्रांचेस भी आते हैं, अदर टच पॉइंट भी आते हैं। तो ये सारे चीज़ों से ये डिजिटल ट्रांजेक्शन यहाँ पर ये 86.14% है। लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी सेंटीज है, इसके बारे में अलग से डिटेल सेशन है, इसलिए हम लोग इसको स्किप कर देते हैं। सेंटीज के बारे में सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए हमने उसका अलग से सेशन बनाया है। अभी जब 2 दिन छुट्टी होगा, शनिवार रविवार, तो उसमें मैराथन क्लासेस होंगे। हम लोग 8 घंटे बैंक की ड्यूटी करते हैं, तो 8-8 घंटे की 2 सेशन करेंगे, सेंट्रल बैंक के सारी चीज़ें खत्म कर देंगे। तो आप लोग तैयार हैं तो थोड़ा चैट बॉक्स में यस यस कर दीजिए, तो मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। शनिवार रविवार 2 दिन जरा पिकनिक विकनिक नहीं जाएंगे, अपन लोग ना पढ़ लेंगे दिन भर में, 8-8 घंटे का एक सेशंस करेंगे। तो उसमें मैं खुद 3-4 घंटे में पढ़ाऊंगा, बाकी फैकल्टीज भी पढ़ाएंगे, तो पूरा हम लोग उसमें सारी चीज़ें खत्म कर देंगे। क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट मॉनिटरिंग पॉलिसी, रिस्क पॉलिसी, और एचआर पॉलिसी, और एचआर रिलेटेड स्टाफ वेलफेयर, इनोवेटिव जो टेक्नोलॉजी है जिसमें ये सारी हैं, सब कंप्लीट कर देंगे। शनिवार और रविवार 2 दिन में सेंट्रल बैंक के सारे सिलेबस, सारे इंटरनल पॉलिसी कंक्लूड कर लेंगे। बचेगा तो 2 चीज़ें बच सकती हैं, एक करंट अफेयर्स और कंप्यूटर वाला, उसको हम लोग क्रम दर क्रम आगे करते रहेंगे। चलिए, हमारे 5 साथी का यहाँ पर यस आ गया, हम लोग उस पर कंटिन्यू करेंगे। तो शनिवार और रविवार दिन में हम लोग पढ़ेंगे लंबे। इसको भी हम लोग उसमें डिजिटल जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म वगैरह, हम लोग उसको डिटेल पढ़ेंगे। अभी ये छोटा छोटा है, यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, इस स्क्रीन से आप लोग बस इतना जान लीजिए, ये इनका कोई भी फिगर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शेयर होल्डिंग परसेंटेज जरूर याद रख लीजिए। जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ग्रुप में सब्सिडरीज कौन कौन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सब्सिडरीज कौन कौन से हैं? सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड है ना, तो ये सब्सिडरीज है। और सेंट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ये सब्सिडरीज है। तो 2 सब्सिडरीज हैं, सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड और सेंट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज। तो सेंट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में 100% की शेयर होल्डिंग है, और सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड में 64.40% की शेयर होल्डिंग है बैंक का। तो ये 2 चीज़ें याद रख लीजिए, बाकी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एसोसिएट्स, ये याद रख लीजिए, इसमें सवाल पूछे जा सकते हैं। एसोसिएट में अभी आपने देखा होगा कि जून में इनका अनाउंसमेंट हुआ था कि जनरली के साथ आरबीआई ने जो है बैंक को परमिशन दिया कि इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और 25% का शेयर होल्डिंग इन्होंने खरीदा जनरली का। तो उसके बाद जनरली सेंट्रल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आया, तो यहाँ पर 25.22% का शेयर होल्डिंग है। न्यूज़पेपर में भी आप देखे होंगे शेयर होल्डिंग को दिखाया। तो इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि ये सवाल तो 25% एकदम कंफर्म है कि ये आएगा। तो सेंट्रल जनरली में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जनरली सेंट्रल में कितना शेयर है प्रियंका जी? 10 रुपये का बिस्कुट कितने में आता है जी, बता दीजिए तो। 20 रुपया। 25.22 है, और 10 रुपए का बिस्किट 10 रुपए में 10 रुपये में जाएगा। आएगा, तो यहाँ पर 25% बैंक ने लगाया है, तो 25% शेयर है ना। हम्म, तो ये आएगा सर जनरली क्वेश्चन तो ना। पक्का आएगा। है ना, हाँ। नाम जनरली है लेकिन स्पेशल तरीके से आएगा, है ना। तो जनरली सेंट्रल हम्म लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में शेयर होल्डिंग सेंट्रल बैंक का कितना है, जैसा कि प्रियंका जी ने बताया कि 25.22%, 25.22% का शेयर होल्डिंग है। सेंट्रल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ये सब्सिडरी है, इसमें 100% का शेयर होल्डिंग है। सेंट बैंक होम फाइनेंस सब्सिडरीज है, इसमें 64.40% की शेयर होल्डिंग है। और जनरली सेंट्रल जो है एसोसिएट है, जिसमें 25.22% का शेयर होल्डिंग है। जनरली सेंट्रल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसमें 24.91% का है। ये क्या, लाइफ इंश्योरेंस में 25.22% है, और जनरल इंश्योरेंस में जो है 24.91% है। तो दोनों लगभग 25-25% है। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, ये पुराना था, अभी तो बदल गया है, इसमें 35% का स्टेक होल्डर है, क्योंकि जहाँ जहाँ आरआरबी थे और बैंक स्पॉन्सर है, वहाँ पर एक शेयर कैपिटल रेशियो होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है 50%, और स्पॉन्सर बैंक 35%, और स्टेट गवर्नमेंट जो है 15% है। तो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में जो बैंक स्पॉन्सर था, अभी तो बदल गया है,
मिस वन स्टेट वन आरआरबी हो गया। लेकिन ये बैलेंस शीट जो है, परसेंटेज जो है 35%। और उत्तर बंगिया खेती ग्रामीण बैंक कूच बिहार, ये जो रिव्यू डेट दिया गया है अप्रैल वाला, पिछले मई से पहले, मई के बाद इनके बैलेंस शीट सब बदल गए हैं। 35%। और जहाँ भी आरआरबी का आएगा तो आप लोग 35% कर देंगे। और एक इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड जाम्बिया में है, वहाँ पर जो शेयर होल्डिंग है 20%। तो ये पहले आता था इसका, इंडो जाम्बिया का, अभी भी आ सकता है। तो याद रख लीजिए, 20% आपको याद रहेगा। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न ही है इनका, याद रख लीजिए। और ये जानना जरूरी है कि हमारी सब्सिडरीज कितनी हैं, हमारे एसोसिएट्स कितने हैं, तो ये जानना आपको जरूरी है, उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग रेशियो जो है ये याद रखने की सर जरूरत थोड़ा पिक्चर को साइड कीजिए ना सर, वो यू डिजर्व इट वाला है। यू पिक्चर, डिजर्व कहाँ है? इसको मिनिमाइज कर दीजिए सर। कहाँ है यू डिजर्व? आप इसको स्क्रीन को क्लिक करके बड़ा कर लीजिए ना। स्क्रीन को क्लिक करके बड़ा कर दीजिए, वो गायब हो जाएगा। है ना? ये जो ऊपर जो दिख रहा है मेरा वीडियो, ये पिक्चर को ये जो ऊपर दिख रहा है यू डिजर्व, कहाँ यू डिजर्व दिख रहा है? कहीं दिख रहा है क्या? फिर तो यू डिजर्व इट तो दिखते रहना चाहिए, क्योंकि आप डिजर्व करते हो यार प्रमोशन के लिए। उसको नहीं हटा सकते क्यों राम लगन जी? उसको हटा देंगे तो फिर तो ओके गया। सर, थैंक यू सर। हम्म आप समझा करो, कुछ चीज़ लिखा है तो उसको रहने दो। यू डिजर्व इट मतलब वो आपके लिए डिजर्व कर दिया, हमने रिजर्व कर दिया कि आप प्रमोशन के लिए रिजर्व हैं, है ना? क्योंकि आप डिजर्व करते हैं। पेन इंडिया नेटवर्क में जो है, आप इसको ज़रूर देख लीजिए। पेन इंडिया नेटवर्क में आपकी इस जो जो आपकी प्रेजेंस है, इसको जो है आप याद रखना होगा। इसमें कुछ भी सवाल जो है पूछे जा सकते हैं। तो पैन इंडिया में जो आपका प्रेजेंस है, जैसे कि हम लोग का टोटल टच पॉइंट हम बताते हैं कि बैंक का जो टोटल टच पॉइंट है वो 21,492 टच पॉइंट हैं। तो इस टच पॉइंट में क्या क्या नेटवर्क है, आप इस स्क्रीन से आप देख सकते हैं। पैन इंडिया आपके यहाँ पर दिख रहा है। और पैन इंडिया में यहाँ पर देखिए टोटल ब्रांचेस हैं 4,556। 4,456 सितंबर में है, 4,541 जो है वो मार्च में थे। रूरल ब्रांचेस 1,619 हैं, सेमी अर्बन 1,353 है, अर्बन 774 है, मेट्रो 810 हैं। टोटल ब्रांचेस हैं 4,556। तो आपको इतना बाइफर्केशन याद रखने की जरूरत नहीं है। केवल केवल आप इतना याद रख लीजिए, 4,556 ब्रांचेस हैं। और लगभग 65% ब्रांचेस जो हैं रूरल सेमी अर्बन में हैं। टोटल एटीएम्स जो हैं 4,174 हैं। टोटल बीसी आउटलेट हैं, ये जरूर याद रख लीजिए, टोटल बीसी आउटलेट हैं 12,728, 12,728 जो है बीसी आउटलेट हैं। और बीसी मैक्स सेंटर जो है 34 हैं। ये भी याद रख लीजिए, क्योंकि बीसी मैक्स नया कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर डिजिटल एक टैब के साथ एक ऑफिसर वहाँ पर पोस्टेड रहेगा, और मैक्सिमम फाइनेंशियल इंक्लूजन और ट्रांजेक्शन जो हैं डिजिटल तरीके से किए जाएंगे। 34 बीसी मैक्स सेंटर हैं। तो इनमें से चार चीज़ें आप याद रख लीजिए। टोटल ब्रांचेस 4,556, टोटल एटीएम्स 4,174, बीसी मैक्स सेंटर 34, और टोटल बीसी आउटलेट 12,728। तो टोटल अगर देखेंगे तो 21,492 का ये टच पॉइंट है। मतलब यहाँ सर ये मैक्स सेंटर क्या है? बीसी मैक्स में क्या है, सेंट्रल बैंक ने एक इनोवेटिव बीसी मैक्स सेंटर निकाला है, जिसमें कि एक टैब दिया जाता है। और टैब दे के बीसी मैक्स सेंटर जो है सेंट्रल बैंक ने शुरू किया है। इसमें क्या होता एफआई है कि सेंटर भी बोलता है सर। एफआई सेंटर बोलते हैं उसको, बता दे रहा हूँ मैं। कि जो बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट पॉइंट है ना प्रियंका जी, तो जी बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट पॉइंट में वहाँ पर जो सेवाएं प्रदान करता है, उसको एक मिनी बैंक काउंटर की तरह एक्सटेंड करते हुए वहाँ पर एक टैब के माध्यम से एक बैंक का ऑफिसर भी नियुक्त होगा वहाँ पर। पहले बीसी रहता था अकेले, अब बैंक का हम्म ऑफिसर रहेगा वहाँ पर। और उसको बीसी मैक्स कर दिया, उसका नाम है बीसी मैक्स। मतलब पहले बीसी तो करता ही था बीसी पॉइंट, अब उसको हम्म हम्म मैक्सिमाइज कर दिया, या जो भी रखा होगा कॉन्सेप्ट, ताकि वो बैंकिंग सुविधाओं को और सुलभ बनाएगा और चीज़ों को देखेगा। क्योंकि बैंक का एक वहाँ पर स्टाफ चला जाता है, खास करके ग्रामीण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए वित्तीय लेन देन में सहायता हो
और उनको एक एटीएम टाइप का सुविधा भी वहाँ पैसे निकालने के लिए मिल जाए इस पॉइंट पर। चेकबुक, खाता खोलने, ये बहुत सारी चीज़ सुविधाओं को एक्सटेंड किया है। थोड़ा डिटेल हम लोग किसी दिन सेशन में भी कर लेंगे और पॉलिसी देख के पॉलिसी में ठीक हूबहू है। सब पढ़ लेंगे और कर देंगे। तो यहाँ पर बीसी ठीक। मैक्स नया कॉन्सेप्ट लाया है। और वहाँ बैंक का एम्प्लॉय एक एक एम्प्लॉय वहाँ पदस्थापना भी की गई है, इसीलिए इसको पूछे जाने की संभावना है। 34 ऑल ओवर इंडिया में है। और बीसी आउटलेट तो आप लोग जानते हैं 12,728 है। तो ये टेस्ट पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस स्क्रीन में से इतना ही, बाकी काम का नहीं है। और ये जो है इसमें बिजनेस ग्रोथ मैंने बताया। बिजनेस ग्रोथ आप जरूर याद रख लीजिए। बिजनेस ग्रोथ में गाइडेंस क्या था इस साल के लिए और क्या अचीवमेंट रहा। तो बिजनेस ग्रोथ परसेंटेज में एक बार बिजनेस ग्रोथ को देख लीजिए। 14.43% गाइडेंस था, 14 से 15% बढ़ेंगे और हमने उसको उस दिशा में बढ़े हैं। डिपॉजिट ग्रोथ 10 से 12% था, हमने 13.40% है, अच्छा ग्रोथ किया है। एडवांस ग्रोथ जो है 14 to 16% का था, हमने पूरा पूरा अचीव कर लिया, है ना, 16.03%। कासा का हमारा लक्ष्य था 48+1% था, लेकिन हम उसको अचीव नहीं कर पाए, 46.83 रहे। रैम का टारगेट था 65, रेशियो 35 और 72 अचीव कर लिए। अब इसको कॉरपोरेट क्रेडिट रेशियो के साथ जोड़ा गया है कि रिटेल मतलब ये क्या है, हमारा ये टारगेट था कि भाई हम 100% हम लोन देंगे तो 65% जो है रिटेल में देंगे, एग्रीकल्चर एमएसएमई में, रैम में, और 35% कॉरपोरेट क्रेडिट में देंगे। तो लेकिन उसको भी हमने बढ़िया सरपास कर दिया, 72 रेशियो 28 में। तो 65% रिटेल माने थे कि कम से कम 65% करेंगे, हमने रिटेल में 72% कर दिया। ये अच्छा है ना, 72% कर दिया, क्योंकि रिटेल में हमको इंटरेस्ट रेट और रिस्क कम होता है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन हम 3 से ऊपर चाह रहे थे, नहीं पूरा कर पाए, 2.89% है। ग्रॉस एनपीए हम 3 से कम चाह रहे थे, 3.01% है। नेट एनपीए हम बिलो 0.45 चाह रहे थे, 48% है, 0.48%। प्रोविजन कवरेज रेशियो 96 to 98 चाह रहे थे, वो 96.88% है। स्लिपेज रेशियो हम लोग चाह रहे थे 0.35% से कम रहे, तो स्लिपेज रेशियो 0.30% है। क्रेडिट कॉस्ट 1% तक चाह रहे थे, तो ये भी मेंटेन्ड है, 0.21% है। और रिटर्न ऑन एसेट्स जो है 1% से ऊपर चाह रहे थे, वो बराबर है 1.01% है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो वो लेस देन जो है 56% चाह रहे थे। ये थोड़ा कॉस्ट हमारा इंडस्ट्री में ज़्यादा है पूरे। तो कॉस्ट देखिए, हम लोग का खर्चा पता नहीं, कुछ देखना पड़ेगा मोड को, थोड़ा कॉस्ट वाला रेशियो हमारे थोड़ा ज़्यादा है। चलिए, तो हाइलाइट्स को अब समराइज करेंगे। पूरा हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं, अब इसको समराइज कर देंगे। फिर बैंक जाने की भी तैयारी होगी, हमारे आधा साथी साथ छोड़ के चले गए हैं बैंक जाने की तैयारी में। तो एक रिवीजन कर देते हैं। ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस 7,37,938 है, 14.43% का ईयर वाइज ईयर ग्रोथ है। अगर ग्रॉस में जो टोटल बिजनेस देखेंगे तो 7,40,000 करोड़, डिपॉजिट 4,40,000 करोड़, एडवांसेस 3,00,000 करोड़, ऐसा याद रखने के हिसाब से है। एग्जैक्टली देखेंगे तो टोटल बिजनेस 7,37,938 करोड़ है। टोटल डिपॉजिट 4,44,450 करोड़ है। डिपॉजिट में ग्रोथ 13.40% है। टोटल बिजनेस में ग्रोथ 14.43% है। कासा डिपॉजिट जो है हमारा 46.83% है। ग्रॉस एडवांसेस 3,00,000 करोड़ है, 2,93,488 है। और ग्रोथ परसेंटेज देखेंगे ईयर टू ईयर तो 16.03% है। प्रॉफिटेबिलिटी आप देख लीजिए, नेट प्रॉफिट इंक्रीज किया है 32.86% से, 1,213 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, पिछले साल 913 करोड़ हुआ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो जो है थोड़ा कम हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,786 करोड़ अभी हुआ है, पिछले उसमें 2,165 करोड़ था। लेकिन फिर भी नेट प्रॉफिट बढ़ा है, क्योंकि हम लोग इस बार प्रोविज़न कम किए हैं, प्रोविज़न लगभग 563 करोड़ किए हैं, इसीलिए यहाँ पर ये नेट प्रॉफिट इतना है। नेट इंटरेस्ट इनकम 3,283 करोड़ है। रिटर्न ऑन एसेट 1.01% है, हमारा लक्ष्य था 1% से ऊपर रखेंगे, 1.01%। रिटर्न ऑन इक्विटी जो इम्प्रूव हुआ है 12.67% से बढ़कर 14.22% हो गया। और
आपका एसेट क्वालिटी में देखिए, एनपीए ग्रॉस एनपीए 3.01% है, जो पिछले साल इसी समय अगर सितंबर में देखेंगे तो 4.59 था, जो कि 3.01% हुआ। हम लोग बिलो 3 करना चाह रहे थे, 3.01 हुआ। नेट एनपीए 0.48%, जो कि इम्प्रूव किया 0.69% से, पिछले साल से 4.48%। प्रोविजन कवरेज रेशियो हमारा अच्छा है, 96.88% प्रोविजन कवरेज रेशियो है। कम से कम 70% होना चाहिए, लेकिन बैंक का प्रोविजन कवरेज रेशियो 96.88% है, जो पिछले साल 96% था, वो बढ़कर 96.88% है। कैपिटल एडुकेसी रेशियो बहुत स्ट्रांग है बैंक का। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो 17.34% है, जो टायर 1 14.98% है, जो कि 9% होना चाहिए, उसको बढ़ के हमारा 14.98% है। स्ट्रॉन्ग कैपिटल पोजीशन है, बेसल नाम्स के हिसाब से मजबूत बैंक है, तो हमें कहीं जो है ये हमारे लिए एक अच्छा आत्मविश्वास देता है। टोटल इनकम अगर देखेंगे तो 10,250 करोड़, जिसमें इंटरेस्ट और नॉन इंटरेस्ट इनकम है। फिर इसमें फिर टोटल एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, फिर टैक्सेस घटाएंगे तो फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट आएगा। तो ये सब ये टोटल इनकम है, जिसमें इंटरेस्ट इनकम और नॉन इंटरेस्ट इनकम मिला के 10,250 करोड़ है, और 4% की बढ़ोतरी हुई है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो ये बहुत ज़्यादा है, 50% से कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 62.72% है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.89% है, जो 3% से ऊपर हमारा होना चाहिए, लेकिन 2.89% है। ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो लोअर इंटरेस्ट इनकम की वजह से तो थोड़ा सा हिट किया है, और नेट इनकम जो है वो भी थोड़ा कम हुआ है। रैम सेक्टर में परफॉर्मेंस देख लीजिए। रैम जो है बिजनेस ग्रो किया है 15.23% से, और रैम कितना है हमारे बैंक का? रैम है 72% है, मतलब 100% लोन दे रहे हैं तो 72% जो है रिटेल रैम में जा रहा है, और बाकी कॉर्पोरेट क्रेडिट में जा रहा है। तो ये टोटल याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन टोटल रिटेल देख लीजिए 90,204 करोड़ है। अगर टोटल एडवांसेस देखेंगे तो 3 लाख करोड़ है, जिसमें से 1 लाख करोड़ जो है रिटेल है, लगभग 50,000 करोड़ एग्रीकल्चर है, और 60,000 करोड़ एमएसएमई है। तो 3 लाख करोड़ का हमारा टोटल एडवांसेस है, जिसमें से ये लिख लीजिए 60, 60, एक 20 और एक 20, मतलब ये 10 हो गया एक, और 2,10,000, 2,10,000 रिटेल है, और टोटल हमारा एडवांसेस है 3 लाख करोड़। 3 लाख करोड़ में से 2,10,000 करोड़ रिटेल है, और बाकी 90,000 करोड़ जो है कॉरपोरेट होगा। तो डाइवर्सिफाइड लैंडिंग पर बैंक ने फोकस किया है, प्रायोरिटी सेक्टर के सारे टारगेट अचीव किए हैं। और एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी ये जरूर याद रख लीजिए, बिजनेस पर एम्प्लॉय जो है 21.48 करोड़ है। मतलब हमारे प्रियंका जी है ना, जितने स्टाफ काम करते हैं, समझ लीजिए एक स्टाफ जो है 22-22 करोड़ का बिजनेस करता है। तो कहाँ गए श्रीमंत जी? श्रीमंत जी हैं? कितनी अच्छी बात है ना, कि आप जो यस है सर। आप कितने करोड़ का बिजनेस करते हैं, आपका एक एक स्टाफ जाके बैंक में बता देना अभी ब्रांच में, कि वो बिजनेस पर एम्प्लॉय जो है 21.48 करोड़ 21। का, 22 करोड़ का कारोबार करता है, जो पिछले साल 19 करोड़ का कारोबार करते थे, 2 करोड़ बढ़ोतरी करी करी है आपने, है ना। तो हमने जो है डिजिटल जो इम्प्रूवमेंट डिजिटल ट्रांजेक्शन ऑपरेशनल इनिशिएटिव में भी किया है। जो डिजिटल ट्रांजेक्शन का हीट है 86.14% है। बिजनेस पर एम्प्लॉय जो है 21.48 करोड़ है, ये भी अच्छा है। टोटल टच पॉइंट 21,492 करोड़ अक्रॉस इंडिया हैं। ब्रांचेस 456 हैं। बीसी मैक्स पॉइंट जो है 34 है। बीसी आउटलेट है 12,728। एटीएम 4,174। और रूरल सेमी अर्बन का जो हमारे ब्रांचेस हैं 65.14% है, जो पहले स्टेटमेंट में भी है, इसलिए इसको याद रखना है। की रेशियो अगर रिटर्न ऑन एसेट देखिए 1.01%, टारगेट 1% से एबव था। रिटर्न ऑन इक्विटी 14.22% है। प्रोविजन कवरेज रेशियो 96.88% है। ग्रॉस एनपीए 3.01। नेट इन जो एनपीए है 0.48%। कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो 17.34%। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.89%। कासा रेशियो 46.83%।
और अगर कंक्लूजन के तौर पे देखेंगे तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक अच्छा मजबूत परफॉर्मेंस दिखाता है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 क्वार्टर टू के लिए। एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस डेमोस्ट्रेट किया है, दिखाया है। मतलब परिणाम को ही प्रणाम करते हैं, तो आपकी मेहनत होगी तभी ये इतना इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। एसेट क्वालिटी इम्प्रूव हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी और कैपिटल एडुकेसी रेशियो बढ़ा है, रैम सेक्टर जो है लगातार बढ़ते जा रहा है, और डिजिटल इंक्लूजन भी बढ़ा है। तो एक सस्टेनेबल ग्रोथ बिजनेस में आप देख सकते हैं, जो कस्टमर के विश्वास को बढ़ाता है हमारे बैंक की ओर, हमको कस्टमर को आकर्षित करता है। तो इन सब चीज़ों को आपको जानना है। साथ ही साथ गवर्नमेंट के गाइडलाइन का भी, गवर्नेंस का भी पालन करता है। एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस जो ESG कहते हैं, उसके भी इनोवेटिव है। अलग से सेशन में उसको बताऊंगा। कुछ अवार्ड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंक के जो अवार्ड्स हैं, एक आध सवाल आ सकते हैं अवार्ड से जुड़े हुए। तो अवार्ड के लिए ये सेलेक्टेड यहाँ पर 3 अवार्ड आप देख सकते हैं। स्कॉच अवार्ड 2025 कॉरपोरेट एक्सीलेंस इन ट्रांसफॉर्मिंग रिक्रूटमेंट। तो ये इसके लिए स्कॉच अवार्ड 2025 जो CGM हमारे बैंक के हैं, ये पॉपी मैडम जो है ले रही हैं। आइकॉनिक ब्रांड ऑफ इंडिया 2025 जो इकोनॉमिक्स टाइम नाउ 8th एडिशन का मिला है। और मोस्ट प्रिफर्ड वर्क प्लेस फॉर वुमेन फॉर 2025-26 बाई EY इंडिया सेकेंड एडिशन, ये दिया हुआ है। तो ये एक भी आपको बन सकता है वर्क प्लेस फॉर वुमेन, क्योंकि वुमेन की प्रायोरिटी है। तो आप इसमें देखिएगा मोस्ट प्रिफर्ड वर्क प्लेस फॉर वुमेन अवार्ड किसको गया सेकेंड एडिशन में 2025-26 का, तो सेंट्रल बैंक हो गया। तो ये आपके अवार्ड्स हैं। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा क्विज टाइम ले लेते हैं, 5 मिनट और, थोड़ा आज देरी हो जाएगा तो चलेगा। हैं प्रियंका जी, आप देरी तो नहीं हो रहा आपको बैंक जाने में? नहीं नहीं सर। चलिए क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बैंक जाएंगे और उत्साह के साथ रखेंगे। सामान्यतः सुबह पढ़ने की आदत नहीं है, तो इसलिए हमारे साथी जुड़ नहीं पाए हैं, या उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि सुबह क्लास हो जाएगी। 7:30 बजे डाला है, कई साथी शाम को फ़ोन करेंगे सर 7:30 बजे आपकी क्लास है, क्योंकि वो चीज़ें दिखती नहीं हैं। तो क्विज टाइम में यहाँ पर पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। व्हाट वाज द टोटल बिजनेस ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एज ऑन 30 सितंबर 2025? प्रियंका जी बताइए क्या उत्तर होगा इसका। बी सर, बी। बताइए। 7,37,000। अब बताइए, एग्जाम तक भूलेंगे? मैं तो बोलता हूँ एग्जाम के बाद भी नहीं नहीं, भूलेंगे। हम्म। अब नहीं भूलेंगे। तो टोटल बिजनेस है 7,37,938 करोड़। 7,40,000 करोड़ टोटल बिजनेस है। 4,40,000 करोड़ डिपॉजिट है। 3 लाख करोड़ एडवांसेस है। 3 लाख करोड़ के एडवांसेस में 1 लाख रिटेल है, और 56,000 करोड़ जो है एग्रीकल्चर है, और 63,000 करोड़ जो है आपका MSME है। मतलब 2,10,000 करोड़ तो रिटेल है, और बाकी 90,000 करोड़ जो है कॉरपोरेट है। और टोटल डिपॉजिट में 46.83% कासा रेशियो है ना? कासा रेशियो है। तो 7,37,938 करोड़, 7,37,938 करोड़ जो है टोटल आपका बिजनेस है। मतलब 7,40,000 करोड़ बिजनेस है। डिपॉजिट 4,40,000 करोड़, एडवांसेस 3 लाख करोड़। प्रियंका जी भी नहीं भूलेंगी, और शिवानी जी भी नहीं भूलेंगी। शिवानी जी बैंक चले गए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, अगला सर सवाल मैं आपकी स्क्रीन बैठी पर हूँ। है। बैठे हैं, बैठे हैं, अरे वाह। अरे ये सवाल तो अब आंसर ही ऐसे ही पढ़ लेते हैं। चलो इसमें बनानी है ये। व्हाट वाज द ईयर ऑन ईयर ग्रोथ परसेंटेज टोटल बिजनेस में? 14.43% का ग्रोथ है ना? इसको सीधा एक क्वेश्चन फॉर्मेट में बनानी है, शायद अधूरा रह गया होगा। और व्हाट वाज द नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर सितंबर 2025 1,213 करोड़। तो ये आपका नेट प्रॉफिट है। और ग्रॉस NPA 3.01% है। नेट NPA 0.48% है। कासा रेशियो 46.83% है। कासा रेशियो 43.83% है। और आपका अगला सवाल है जो रिटर्न ऑन एसेट्स 1% से अबव है, 1.01% है। प्रोविजन कवरेज रेशियो जहाँ 70% मिनिमम होना चाहिए, वहाँ पर 96.88% है। और जो टोटल डिपॉजिट्स है वो मैंने बता दिया 4,40,000।
तो आपका 4,44,000 यहाँ पर अगर ऐसा सवाल आएगा तो भी आप कर लोगे। याद रखने के हिसाब से 4,44,450 करोड़ है। तो यहाँ पर आप 4,44,450 करोड़ का डिपॉजिट है और आपका 2,93,000 करोड़ का आपका एडवांसेस है और 7,37,998 करोड़ का आपका टोटल बिजनेस है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टच पॉइंट? 21,492 टोटल टच पॉइंट हैं, जिसमें 34 मैक्स पॉइंट हैं, बीसी मैक्स पॉइंट। 12,728 जो हैं बीसी पॉइंट हैं। 4,556 जो है ब्रांचेज हैं और 4,178 जो हैं एटीएम हैं। 113 वर्षों से ज़्यादा का व्यवसाय कर रहे हैं और एक अच्छा परफॉर्मेंस की ओर बढ़ रहे हैं। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो कितना है? 17.34% है। ये कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो है। तो ये आज का सेशन है। आशा करता हूँ कि इस सेशन को देखने के बाद आपको कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिजनेस फिगर से जुड़ा हुआ। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक सीए स्ट्रॉन्ग रेशियो थोड़ा बता दीजिए ना सर। सीडी रेशियो है आपका। सीए रेशियो सी रेशियो क्या है? वो नहीं। वही कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। हाँ, कैपिटल एडुकेसी रेशियो 17.34% है। नहीं, एक्चुअली 17। इसका मैंने क्या चीज मैंने मेजरमेंट किया था, थोड़ा हमको समझ में नहीं आ रहा है बेसल टर्मिनोलॉजी। वाले क्लास में डिटेल बताएंगे, सरल तरीके से आपको बता दे रहा हूँ। जिसको कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो का मतलब ये होता है कि बैंक जितने भी एसेट्स रखते हैं उनमें रिस्क होता है। ठीक है। जैसे कि आपको हम लोन दिए हैं, आपको लोन दिया है ना, बैंक लोन दिया है ना, तो एसेट है वो, तो उसमें रिस्क है। स्टाफ को लोन देते हैं तो 75% का रिस्क है। अगर स्टाफ को लोन दिए और सिक्योर्ड बाई मॉर्गेज एसेट है तो 20% का रिस्क है। तो वो रिस्क को गिनेंगे, हम आपको कितना पैसा दिए आगे रिस्क लिखेंगे, रिस्क परसेंटेज। हर लोन का अलग अलग रिस्क है। ट्रिपल ए रेटेड है तो अलग रिस्क होगा, है ना। तो ऐसे रिस्क है, बेसल में डिटेल लिखा हुआ है। तो वो रिस्क के आधार पर टोटल लगाएंगे, टोटल रिस्क वजन खतरा कितने माप का है, और उस खतरे का हम 9% कैपिटल रखेंगे टायर वन से, और कैपिटल कंजर्वेटिव बफर रखेंगे 2.50%। तो टोटल 11.50% आपको कैपिटल पूंजी रखना है। रिस्क के अगेंस्ट पूंजी रखना है। अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो आप लोन नहीं दे सकते एसेट। क्यों? क्योंकि एसेट देने में रिस्क होता है। इसको बोलते हैं रिस्क, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। जितने भी एसेट हैं उसका रिस्क वेट करेंगे। जैसे आप अपना वजन करते हो ना, आपका वजन कितना है? 100 किलो, 50 किलो, तो 100 किलो होगा तो रिस्क ज़्यादा होगा, है ना। थोड़ा कम करने के लिए बोलेंगे। तो ठीक उसी तरह लोन को नापेंगे, उसका रिस्क कितना है, और रिस्क नापने के बाद उसकी पूंजी रखेंगे। क्यों? खर्चा हो सकता है, हॉस्पिटल में जा सकते हैं भैया, हाँ, आईसीयू में एडमिट हो सकते हैं, कुछ कुछ खतरा आ सकता है। तो इसीलिए उसका कैपिटल रखेंगे। तो वो कैपिटल आरबीआई कहता है कि 11.5% होना चाहिए, लेकिन हमारे बैंक का कितना है प्रियंका जी? 17.34% है। वो पॉइंट। बहुत अच्छा है ना। आप समझ में आई तो बोलिए हो, कुछ समझ में आया? कुछ यस कुछ। सर, थैंक यू सर। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें बेसल में भी आपको अच्छे से और समझ में आएंगी। तो एक समरी ओके सर। तरीके से मैं आपको कहना चाहूँगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक सेंट्रल मिशन स्टेटमेंट के साथ 113 वर्षों के जो ज़्यादा सर्विसेज के साथ, 65% ब्रांचेस जो है रूरल सेमी अर्बन के साथ, 4,556 ब्रांचेस और 21,492 के टच पॉइंट, जिसमें से 34 बीसी पॉइंट, 12,728 बीसी आउटलेट, 34 बीसी मैक्स पॉइंट, 4,178 एटीएम, 4,556 जो है आपके ब्रांचेस, और 65% ब्रांचेस। ब्रांच रूरल सेमी अर्बन, और 34,312 स्टाफ मिला के कासा परसेंटेज 46.83% का जो कासा परसेंटेज है। और 8.2 के कस्टमर, मतलब 8,12,00,000 कस्टमर सर्विस को दे रहे हैं, और टोटल बिजनेस 7,40,000 करोड़ का है। टोटल एडवांसेस जो है 3 लाख करोड़ का है। टोटल डिपॉजिट 4,40,000 करोड़ का है। और एक स्ट्रांग बैंक की तरह अपने प्रदर्शन को जारी रखा है और इस बार पोस्ट किए हैं। आशा करता हूँ कि आज का सेशन अच्छा लगा होगा। कोई साथी जरा बता दें तो हमें भी अच्छा लगेगा। सर हम्म। मेनी मेनी थैंक्स सर। सर युवा 156 का भी कुछ आएगा सर? सब क्वेरीज। आएगा, आप धैर्य रखिए, सब आएगा, है ना। धीरे धीरे, धीरे धीरे आएगा। तो अभी शनिवार रविवार को है, थोड़ा लगन लगा के पढ़िएगा। जिस तरह से राम लगन जी लगन लगाते हैं ना, थोड़ा लगन आप भी लगा के रखिएगा। और अपने मन से सवाल मत क्रिएट करिएगा। पूरा जो आपने किसी को मेंटर माना है तो उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते जाइए और सीखते जाइए, आपका नैया पार हो जाएगा, है ना, है ना। थैंक यू सर।
ठीक है रामलगन जी, अच्छा लगा आपको सेशन? हम्म। ओके, बहुत बहुत बढ़िया था सर अच्छा। सेशन। आधे फिगर्स तो हो गए, आधे एक बार सर रिवाइज करेंगे तो आधे भी सारे हो जाएंगे। 70% तो आपने सर ऐसे ही याद करवा दिया जो है। बाकी सर पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा, लास्ट में हम लोग भी देख लेंगे जो है। हाँ, और क्या सर करिए। एक चीज और बता सर, ये 2025 का तो नहीं सर पूछ लेगा मार्च का? नहीं, अभी सितंबर का पूछेगा ऐसा हिंट है। कारण क्या है, हम्म। अभी अभी 17 अक्टूबर को रिलीज हुआ है, वो फिगर गया हुआ है। देखो उनके पास मार्च का भी गया है, जी सर। लेकिन ज़्यादातर तजुर्बा हम निकाल लिए इसमें नेशनलाइज बैंकों का। अभी सितंबर का पूछेगा लेटेस्ट। ठीक है, तो ओके। आप सितंबर का लिख लीजिएगा। और मार्च इसका जो एक और मैं स्लाइड आपको प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें आपको मार्च 26 के लक्ष्य रहेंगे, टारगेट, कॉरपोरेट मिशन का टारगेट, तो वो भी याद रख लीजिएगा। अभी मैं तत्काल में नहीं कर पाया, तो वो भी कर दूंगा, है ना। जी सर। बहुत बढ़िया। चलिए, आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप अच्छे से फ्रेश होके हम लोग बैंक जाएंगे। आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता की कामना करते हैं। फिर मुलाकात करते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन और रात्रि शुभ हो। थैंक यू सो मच।